सदस्यता ले भी चुके हैं। इन नेताओं में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का नाम प्रमुख है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करके यह कहा है कि वे आम आदमी पार्टी को छोड़ रही हैं। और राघव चड्ढा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा यह बताया कि संविधान सम्मत एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी दल का संसदीय दल टूट सकता है, यानी कि 2/3 सांसद अगर चाहें तो वो एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो वो समर्थन उनके पास है, यानी कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के पास यह समर्थन है। और आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 राज्यसभा सदस्यों ने फैसला किया है कि वे पार्टी को छोड़ रहे हैं और फिर वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो यह एक तरीके से राघव चड्ढा के अनुसार संविधान सम्मत प्रक्रिया का पालन उन्होंने किया है, यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसकी प्रक्रियाओं का उन्होंने पालन किया है। इसका अर्थ यह है कि इन सब लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म ना हो, राज्यसभा की मलाई जो वो खा रहे हैं वो लगातार उनके पास रहे और वो एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पर यानी राज्यसभा के सदस्य के पद पर कायम रहे। हम इस घटना को कैसे समझ सकते हैं? इस घटना को समझने के कई आधार हो सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो उसमें राघव चड्ढा का नाम आता है। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के दुलारे नेता माने जाते रहे हैं और अपनी उम्र और अनुभव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें काफ़ी मौका दिया और उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया, दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे, फिर उन्हें राज्यसभा में भी लाया गया और एक तरीके से उनका कद अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा और ज़्यादा होने लगी जब उनकी शादी प्रियंका चोपड़ा की बहन या कज़न परिणीति चोपड़ा से हुई और उसके बाद यह माने जाने लगा कि वो एक पावर कपल के रूप में उभर रहे हैं। कई सारे लोग जो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल इससे इनसिक्योर हो गए। इस बातों की तरफ अगर हम ध्यान ना दें, तब भी सोशल मीडिया में जो तमाम चर्चा है, वह यही है कि राघव चड्ढा ने भी जमकर भ्रष्टाचार किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निशाने पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता रहे हैं। उसमें राघव चड्ढा अगर बच गए तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने प्रधानमंत्री की मदद से एक ऐसा अरेंजमेंट किया जिसमें यह कहा गया कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से दूरी बना लेंगे और एक समय के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लोग आज कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन कई महीनों से यह चर्चा चल रही है कि राघव चड्ढा की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है। तो इस लिहाज से राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सबने यह भी नोटिस किया होगा कि राघव चड्ढा जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे थे, वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से संबंधित मुद्दे थे। कुछ मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण थे, लेकिन यह भी सच है कि पिछले लंबे समय से वे आम आदमी पार्टी के इस पक्ष में कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे और ना ही वो कोई ऐसी बात गलती से भी अपने मुंह से निकाल रहे थे जिससे नरेंद्र मोदी या अमित शाह की कोई आलोचना सामने आती हो। तो कुल मिलाकर वो पहले से ही इस बात की तैयारी कर चुके थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया की सारी कयासबाजियों को हमें सच मान लेना चाहिए, लेकिन जब घटनाएं पहले से बताए गए रास्ते पर हो रही हों तो लगता है कि क्या सच में हम इसे पूरी तरह से नकार सकते हैं। यह बात जरूर है कि संदीप पाठक जैसे नेता का आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाना अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में भी कुछ सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। संदीप पाठक एक ऐसे नेता माने जाते रहे हैं जो संगठन के आदमी थे। संगठन में उन्होंने काफ़ी खूब जमकर काम किया। संदीप पाठक ने आज ये कहा भी कि मैं कभी भी सामने आकर राजनीति में इस तरीके से हिस्सेदारी नहीं करता रहा हूँ, बल्कि मैंने संगठन का काम किया है, वॉलंटियर्स के लिए काम किया है। तो फिर आज के दिन वे भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की यह नाकामी नहीं मानी जानी चाहिए कि वे अपने सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक संदीप पाठक को भी अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए? ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति के भीतर एक सिंड्रोम काम करता है और वह सिंड्रोम यह है कि कहीं से भी कोई नेता ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए। यह प्रवृत्ति हम अधिकांश ऐसे दलों में देख सकते हैं जो या तो नए नवेले बने होते हैं या छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार की भी यही स्थिति रही है। जब भी वो किसी नेता को अपने बाद का नेता घोषित करते, 1-2 सालों के बाद वो खुद ही उसे पार्टी से निकाल देते या उसकी राजनीति को खत्म कर देते। आरसीपी सिंह से लेकर प्रशांत किशोर को इसका उदाहरण माना जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी राजनीति में यह विशेषता हम देख सकते हैं। योगेंद्र यादव से लेकर ऐसे तमाम नेताओं की सूची बनाई जा सकती है जो अरविंद केजरीवाल के सामने कई मुश्किल सवाल रख रहे थे या जिनकी
मीडिया में या लोगों के बीच एक पहचान थी। अरविंद केजरीवाल ने सुनिश्चित किया कि ऐसे नेता बहुत आगे ना बढ़ पाएँ। शायद संदीप पाठक को भी इसी का मलाल रहा होगा कि जहाँ पहले संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को घटाकर अरविंद केजरीवाल ने कमतर किया। तो अरविंद केजरीवाल की जो एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, वह भी आम आदमी पार्टी के लिए एक घातक स्थिति पैदा कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यह एहसास है कि वे अगर अरविंद केजरीवाल की सेना के सिपाही हैं, तो आम आदमी पार्टी में उनका अस्तित्व है। लेकिन अगर कहीं से भी उनका कद थोड़ा बढ़ता है, तो अरविंद केजरीवाल उससे खतरा महसूस करने लगते हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि जब आतिशी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने बाकायदे कुर्सी खाली छोड़ दी थी, जो कि बहुत ही अजीब-सी स्थिति थी दिल्ली के लोगों के लिए भी और खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी कि क्या सच में मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस कदर चापलूसी करनी चाहिए, जैसे कि आतिशी ने की थी। तो यह आम आदमी पार्टी की राजनीति के भीतर की एक बुनियादी विशेषता है कि आप पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के प्रति समर्पित रहें। कहने को यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी यही स्थिति है, कांग्रेस पार्टी में भी यही स्थिति है, लेकिन अगर कोई दल इस विडंबना को यानी कि एक नेता के बहुत मजबूत होने और बाकी किसी के सवाल तक ना उठाने की इजाज़त होने, यानी कि किसी की इतनी हैसियत ना होने कि वह सवाल उठा पाए, अगर वो मैनेज कर लेते हैं, तब तो कहा जाएगा कि ठीक है, सफल हैं। तो मोदी जी के सामने कोई सवाल नहीं उठाता है, तो उसकी हम अभी आलोचना नहीं उस तरीके से कर रहे हैं, हालाँकि वह भी अलोकतांत्रिक है। पर केजरीवाल साहब की पार्टी इसी कारण से टूटती जा रही है, तो उनकी आलोचना बिल्कुल लाज़मी है। तीसरे स्तर पर हम यह भी देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर यह आरोप लगा है और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया की गॉसिप्स में ही आरोप आता है और इसको खारिज करने का भी कोई ठोस कारण नहीं नज़र आता है कि उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को राज्यसभा भेजा। बहुत सारे का मतलब यह नहीं है कि 20-25 को, कुल उनके ही 10 सांसद थे। तो उसमें से ही कम से कम 3-4 ऐसे ज़रूर हैं जिनको जो पैसे वाले व्यक्ति थे। अशोक मित्तल उसमें से एक थे। एक अन्य गुप्ता जी जो गए वो भी उसी तरीके के नेता माने जाते थे, जिनके पास अकूत पैसा था। तो उन्होंने एक तरीके से राज्यसभा की सीट खरीदी आम आदमी पार्टी से। इस तरह के गॉसिप आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं और बहुत बड़ी बोली लगाई गई। अब जो मित्तल साहब हैं उनके यहाँ तो ईडी पहुंच गई और यह आश्चर्य की बात है कि जिन मित्तल साहब को राघव चड्ढा की जगह उपनेता बनाया गया, वही मित्तल साहब पार्टी को छोड़कर चले गए। तो यह इस बात को दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बजाय ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जो पार्टी को कुछ संसाधन उपलब्ध करा पाएँ। संसाधन उपलब्ध करा पाएँ को और खुले रूप में कहें तो जो पार्टी को खूब चंदा दे। खूब चंदा देने वाले नेताओं को अगर कोई पार्टी आगे बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पीछे करती है। और यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात हो सकती है कि आम आदमी पार्टी को योगेंद्र यादव या फिर कुमार विश्वास या आशुतोष जैसे नेताओं से तो दिक्कत थी, लेकिन अशोक मित्तल जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने गले लगाया। तो यह भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति की एक कमी रही है। चौथे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि जो पार्टी किसी खास विचारधारा को लेकर नहीं चलती है और जो हर मुद्दे के साथ अपनी विचारधारा तय करती है, उसके नेता भी और कार्यकर्ता भी इस मनःस्थिति में रहते हैं कि जब तक उनका अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तक ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता या सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं। लेकिन ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो यह मान कर चलते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी से उनके स्वार्थों की पूर्ति हो रही है, तो ठीक है, अन्यथा वे कहीं और मौका तलाश करेंगे। एक बार फिर से मैं यह कहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों में ऐसे नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन चूँकि आम आदमी पार्टी एक नई नवेली पार्टी है, चूँकि आम आदमी पार्टी ने बड़े-बड़े आदर्शों की बात कही है, तो उससे यह उम्मीद ज़्यादा थी कि वह अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इस तरीके से प्रशिक्षित करेगी कि वे पद से ज़्यादा विचारधारा को, भले ही वो विचारधारा कट्टर राष्ट्रवाद हो या फिर भले ही वो विचारधारा कट्टर ईमानदारी हो, उसका पालन करें। लेकिन आज जिस तरीके से इसके राज्यसभा सदस्यों ने खुलकर अपने आप को खून पसीना लगाने वाले नेता बताया और यह कहा कि पार्टी भटक चुकी है और अगले ही सांस में यह कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो उससे साफ लगता है कि विचारधारा के स्तर पर ये सारे के सारे नेता अत्यंत खोखली जमीन पर टिके हुए थे। पांचवी बात यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली का भी परिचय मिलता है। भारतीय जनता पार्टी कई स्तरों पर काम करने वाली पार्टी है
और उसकी जो एक विशेषता हम सब लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं वह यह कि साम दाम दंड भेद के करके किसी भी तरीके से वह सत्ता पर कब्जा करना चाहती है और इसके लिए पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों के नेताओं पर दबाव डालना, इसके लिए सरकारी संस्थाओं का ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, यह सब उसके लिए आम बात है। तो यह भारतीय जनता पार्टी को क्षणिक सफलता दिला सकती है, लेकिन इससे उसकी दूरगामी राजनीति भी प्रभावित होगी। उसके जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनका हौसला भी टूटेगा। आप इस बात को महसूस कीजिए कि चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, वहाँ पर जिस तरीके से बाहर से आयातित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, उससे कई सारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता निराश हुए हैं और हो सकता है कि अभी सत्ता के क्षणिक सुख में वह अपनी इस निराशा को खुलकर अभिव्यक्त ना करते हों, लेकिन आने वाले समय में यह प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत घातक साबित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी घटनाक्रम में यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि आने वाले पंजाब के चुनावों में इससे उसकी स्थिति मजबूत होगी। हो सकता है उसकी स्थिति मजबूत हो भी, हो सकता है कि राघव चड्ढा के रूप में उसे एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा मिल जाए। कुछ दिन पहले फुल्का साहब जो कि पंजाब के भीतर और पंजाब के बाहर खासतौर पर दिल्ली में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनकी लोगों की केस को देखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, वे भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। तो इससे भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वह पंजाब के स्तर पर अपने नेतृत्व का विकास करे। तो इससे आम आदमी पार्टी की चुनौती बढ़ सकती है और इससे भारतीय जनता पार्टी को अपना पैर जमाने में थोड़ी मदद मिल सकती है। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का जो घटनाक्रम है, वह आम आदमी पार्टी के लिए एक गंभीर झटका है और इसका असर पंजाब की राजनीति पर अवश्य पड़ेगा। यह हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी स्थितियों का फायदा उठाकर फिर से पंजाब में अपनी वापसी को सुनिश्चित कर पाए। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन यह अवश्य है कि आज की राजनीतिक घटनाक्रम ने फिर से ये साबित किया है कि जो राजनेता हैं, सभी नहीं पर बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जिनके लिए सिद्धांत कोई महत्व की चीज़ नहीं है। वे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं और फ़ायदा इस रूप में वो देखते हैं कि किस तरीके से वे अपने कद को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वे अपने भ्रष्टाचार की राशि को छिपा सकते हैं, किस तरीके से वे राजनीति के साथ जो दूसरे काम करते हैं, उसमें जो पैसा उन्हें मिलता है वो उसे छिपा सकते हैं और ऐसे ही नेता कई मौकों पर ईडी और सीबीआई के दबाव में आ जाते हैं। फिर से मैं कहूँ कि सभी नेता शायद ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकांश नेताओं की जो दल-बदल करते हैं, जिनकी आत्मा एक दिन में बदल जाती है, उनकी कहानी यही है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति पर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।